हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक मैं आपके सामने कराने वाला हूं उस टॉपिक को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसका नाम है मोड। तो स्टूडेंट, ये टॉपिक वैसे तो बहुत इजीली बच्चों को समझ में आ जाता है क्योंकि ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी को मोड कहा जाता है। लेकिन इस टॉपिक के अंदर बहुत सारी बातें, ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो अगर नोटिस नहीं करेंगे आप तो एग्जाम्स में आप अपने मार्क्स कटवा लेंगे। तो आज मैं जो है ये टॉपिक को डिटेल करने वाला हूं और वो छोटी छोटी बातें जरूर बताऊंगा। तो इस वीडियो को बहुत गौर से देखिएगा, बस देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ ज्यादा अप्रोच नहीं दिखानी है, करने की कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है, बट आपको फिर भी अगर जब इसे देख लोगे वीडियो को तो डिस्क्रिप्शन पे जाके इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल एक्सरसाइज जरूर करनी है। वो पीडीएफ की फॉर्म में होगी, खुद भी करें और अपने सारे फ्रेंड्स को भी शेयर करें कि ये पीडीएफ शेयर करनी है आपको। और उसके बाद उसमें सारा कुछ मैंने बहुत प्रॉपर स्ट्रक्चरली डिजाइन करा हुआ है। आप एक एक क्वेश्चन कर पाएंगे, उसका सॉल्यूशन जान पाएंगे, ये सब कुछ मैंने मैनेज कर रखा है। तो फिलहाल ये वीडियो देखिए, उसके बाद डिस्क्रिप्शन पे जाइए। डिस्क्रिप्शन पे जाने के बाद आप एक्सरसाइज करिए जिससे कि आप मार्क्स लेके आ सकते हैं। फिलहाल लिखा क्या है यहां पर? लिखा है द मोड, जिसे MO से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑफ अ सेट ऑब्जर्वेशंस इज दैट वैल्यू which appears most frequently students। और यहां पर लिखा है with the greatest frequency, यानी कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। फ्रीक्वेंसी आप जानते हो ना, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है उसे हम कहते हैं क्या? उसे कहते हैं मोड। बहुत इजी है। अच्छा, उसके बाद इसमें दो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। पहली बात तो ये है, इफ 2 और मोर वैल्यूज appear with the same frequency each is mode। अब यहां पर बच्चों को कंफ्यूज है, मैं क्लियर कर दूं। अगर दो या दो से ज्यादा एक ही फ्रीक्वेंसी पर वैल्यू होती है तो दोनों के दोनों मोड कहलाते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है अलग अलग सीरीज के कॉन्सेप्ट पे। अभी समझेंगे इसके बाद क्या हो सकता है। आगे लिखा है इफ नो वैल्यू इज रिपीटेड, अगर कोई भी वैल्यू रिपीट ही नहीं हुई, एक एक बार ही आ रही है, देयर इज नो मोड। तो इन दोनों के लिए मैंने यहां पर 3 एग्जांपल्स आपको दिए हैं इन दोनों को समझने के लिए। तो ये 3 एग्जांपल समझते हैं क्या है। आपसे कहता है कैलकुलेट द मोड, आपको मोड निकालना है। ये 3 केसेस है, तीनों अलग अलग केसेस है और इसको डिफाइन करेंगे पूरी तरह। पहले केस में देखिए क्या लिखा है, 1 2 2 3 5 6 6 6। तो आप देखेंगे 1 एक ही बार आ रहा है, 2 दो बार आ रहा है, 3 एक बार आ रहा है, 5 जो है वो एक बार आ रहा है। उसके बाद 6 जो लिखा हुआ है आपके सामने, देखो यहां से गौर से, ये 3 बार आ रहा है। यानी कि सबसे ज्यादा बार रिपीट जो हो रहा है इसे कहते हैं मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। क्या होता है ये नाम? ये होता है मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। यानी कि आप इंस्पेक्शन कर रहे हैं, आप सिर्फ देख रहे हैं, देखते ही आपने बता दिया कि मोड क्या है। तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन पहले वाले में लग रहा है। फर्स्ट वाले केस में मोड इज इक्वल टू आपके सामने आ जाता है 6, बिकॉज 6 रिपीट 3 टाइम्स। क्योंकि 6 3 बार रिपीट हो रहा है, इसी वजह से 6 मोड हो गया है। क्लियर? पहली बात समझ में आती है। दूसरे के पास चलते हैं। एक बार रिपीट हो रहा है, 2 3 बार रिपीट हो रहे हैं, 4 एक बार आ रहा है, 5 एक बार आ रहा है, 6 जो है वो भी 3 बार आ रहा है और 8 एक बार आ रहा है। तो आप गौर से देखोगे 2 भी 3 बार आ रहा है और 6 जो लिखा हुआ है ये भी 3 बार है, 3 टाइम्स। दोनों के दोनों 3 बार आ रहे हैं। तो आप यहां पर ये वाली लाइन को समझेंगे। ये जो कंडीशन है, 2 और मोर वैल्यूज अपीयर विद द सेम फ्रीक्वेंसी, यानी कि सेम फ्रीक्वेंसी, इसकी भी फ्रीक्वेंसी 3 है, इसकी भी फ्रीक्वेंसी 3 है, 3 बार आ रहा है, 3 बार, तो ईच इज मोड। तो दोनों के दोनों मोड है, यानी कि इस केस में 2 भी मोड है और 6 भी मोड है। यानी कि दूसरे केस में अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज मोड, तो आप कहेंगे मोड जो है, मोड इज 2 और 6, 2 भी है और 6 भी है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ये इंडिविजुअल सीरीज पर लागू होता है। याद रखना, सीरीज का नाम क्या है? सीरीज का नाम मैं यहां लिख देता हूं इंडिविजुअल सीरीज। ये टॉपिक जो हमारा चल रहा है मोड का, यहां लिख देता हूं इंडिविजुअल सीरीज। कोई अन्यथा ना ले इसे। इंडिविजुअल सीरीज के कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूं। अगर मैं बात डिस्क्रीट सीरीज की करूंगा तो डिस्क्रीट सीरीज के अंदर इस वाले प्रोसेस को हम नेग्लिजिबल कहते हैं। ये पॉसिबल ही नहीं है डिस्क्रीट सीरीज में। इस कंडीशन को बोलते हैं बाय मॉडल। इसे क्या कहते हैं? और मोड की जगह पे इसे बोलेंगे बाय
मॉडल। बाय मॉडल का मतलब दो आंसर जिसके आते हैं उसे बाय मॉडल कहते हैं, तीन आंसर जिसके आते हैं उसे ट्राई मॉडल कहते हैं। तो फिलहाल बाय मॉडल में दो आंसर आ चुके हैं, लेकिन ये इंडिविजुअल सीरीज में है। बाय मॉडल डिस्क्रीट सीरीज में है ही नहीं। अभी इसके बाद डिस्क्रीट सीरीज कराऊंगा तो समझ में आएगा कि हाँ, वहां पर बाय मॉडल कॉन्सेप्ट नहीं होता है, वहां एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो जाता है, उसे कहते हैं ग्रुपिंग, मेथड ऑफ ग्रुपिंग। तो स्टूडेंट बहुत पेशेंस रखिए और आराम से तसल्ली से सीखते जाइए, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, मैं थोड़ी थोड़ी बारीकियां बता रहा हूं, याद रखना बच्चे कि यहां पर फर्स्ट में सीधा सीधा दे रखा है मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, मोड आ गया 6। सेकंड में दे रखा है बाय मॉडल, यानी कि एक संख्या जो वैल्यू रिपीटेड है वो दो बार आ रही है, ट्राई मॉडल भी हो सकता है, ये पॉसिबल है इंडिविजुअल सीरीज में। तीसरे में देखेंगे 1 2 3 5 7 और 9, हर वैल्यू जो है वो एक ही बार रिपीट हो रही है। तो स्टूडेंट ये वाला केस देखिए, इफ नो वैल्यू इज रिपीटेड, कोई बार बार रिपीट नहीं हो रही है, देयर इज नो मोड। तो तीसरे केस की बात करेंगे तो लिखेंगे नो मोड, कोई भी मोड नहीं बना, कोई भी आंसर नहीं आया। पहले वाले का मोड आया 6, दूसरे वाला बाय मॉडल कहलाएगा जिसमें दो मोड आए हैं, तीसरे वाले में कोई मोड नहीं आया। तो आई थिंक स्टूडेंट आपको ये जो बात लिखी हुई थी मैंने, इसके बारे में क्लियर समझ में आ गया और इंडिविजुअल सीरीज भी समझ में आ गई। इंडिविजुअल सीरीज में सिर्फ आपको याद रखना है जो सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली वैल्यू है वो मोड है। दो बार रिपीट हो रही है तो उसे बाय मॉडल कह देंगे, तीन बार रिपीट हो रही है तो उसे ट्राई मॉडल कह देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए एक बार भी रिपीट नहीं हो रही है तो कहेंगे देयर इज नो मोड एंड फिनिश्ड। अब इसके बाद हम चलते हैं डिस्क्रीट सीरीज के पास। डिस्क्रीट सीरीज में ग्रुपिंग इंट्रोड्यूस हो जाएगा, समझते हैं क्या है डिस्क्रीट सीरीज। तो स्टूडेंट जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके सामने स्क्रीन पर डिस्क्रीट सीरीज है। मैंने कुछ इसके बारे में लिखा है, जरा एकदम क्लियर करते हैं। सबसे पहली बात तो दो मेथड मैंने इसमें लिखे हैं। पहला मेथड है मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। तो मैंने आपको बताया इंस्पेक्शन का मेथड होता है देखते ही आप सॉल्व कर लेते हैं, है ना, आप देखते ही बता देंगे मोड क्या है। उसके बाद कहता है मेथड ऑफ ग्रुपिंग। तो क्या है ये मेथड ऑफ ग्रुपिंग, इसको समझते हैं। मेथड ऑफ ग्रुपिंग में एक ग्रुपिंग टेबल बनाई जाती है जो मैं आज सिखाऊंगा आपको, और एक एनालिस्ट टेबल बनाई जाती है जिससे कि हम ये पता लगा पाते हैं कि मोड है क्या। इससे रिलेटेड आपके सामने दो क्वेश्चंस भी दिए हैं, तो ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, सीधा सीधा तरीका है, आपको वीडियो को कॉन्सेंट्रेट होकर देखना है। आपको एक एक बात जो बोली जाएगी वो सिर्फ देखनी नहीं है, उसको मेमोराइज करनी है, अपने जहन में रखनी है, तब जाके आप एग्जाम में गलती नहीं करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। वैसे ये टॉपिक बहुत आसान है, बस गलती इसलिए हो जाती है क्योंकि बच्चे याद नहीं रख पाते कि क्या कराया गया था। फिलहाल अभी देखते हैं मेथड ऑफ इंस्पेक्शन जो है ये बेसिकली अगर डिस्क्रीट की बात करें तो ये यूनी मॉडल होता है। क्या होता है ये होता है यूनी मॉडल। तो यूनी मॉडल क्या होता है भैया, यूनी मॉडल का मतलब होता है, यूनिक का मतलब होता है एक, यानी कि अगर मान लीजिए फ्रीक्वेंसी एक इकलौती है तो ही ये पॉसिबल है। अगर मैं इसमें कहता हूं बाय मॉडल, तो बेटा बाय मॉडल नॉट पॉसिबल या नॉट एप्लीकेबल, यानी कि इसमें बाय मॉडल नहीं होता है। याद रखना, बाय मॉडल अभी अभी समझाया मैंने बेटा, अभी अभी ऐसा नहीं बोलेंगे आप। बाय मॉडल में मैंने समझाया है कि अगर एक से ज्यादा फ्रीक्वेंसी आ जाए, जैसे कि मैंने कहा था कि इंडिविजुअल सीरीज में बाय मॉडल एप्लीकेबल है, यहां बाय मॉडल नहीं लगेगा। अगर बाय मॉडल जैसी सिचुएशन आ जाए तो आप मेथड ऑफ ग्रुपिंग पे शिफ्ट कर जाएंगे बिना कुछ सोचे समझे। देखो इसका एग्जांपल, जैसे मेरे पास पहला क्वेश्चन है, मोड निकालने के लिए कहता है ऊपर x दे रखा है आपको और ये नीचे y की जगह मैं फ्रीक्वेंसी लिख देता हूं, यहां पर f डिनोटेड बाय द फ्रीक्वेंसी। ओके, यहां पर f लिख देता हूं। तो मेरे पास ऊपर x की वैल्यू दे रखी है, नीचे f की वैल्यू दे रखी है, मतलब फ्रीक्वेंसी। तो आप गौर से देखेंगे कि एक फ्रीक्वेंसी एक वैल्यू, चार फ्रीक्वेंसी दो वैल्यू, ये हमारा आंसर यहां से निकलता है x की वैल्यू से। ये फ्रीक्वेंसी है नीचे, यानी कितनी बार रिपीट हो रहा है, इसका ये मतलब जैसे 3 जो है 12 बार रिपीट हो रहा है, 3 3 3 ऐसे 12 बार। ऐसी 4 जो है 4 वो 7 टाइम्स रिपीट हो रहा है, ऐसी 5 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 5 और 5 ऐसे दे रखा होता है डेटा। तो फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी आपको गौर से देखेंगे तो मिलेगी क्या, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है आपके पास 12, और 12 के सामने x की वैल्यू क्या है 3।
हमें तो x की वैल्यू से आंसर निकालना होता है ना, ये तो फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब 12 कोई संख्या नहीं है, 12 का मतलब 12 बार 3 आ रहा है। तो बेसिकली पहले का आंसर जब मैं लिखूंगा तो उसे मैं मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से देखूंगा। पहले का आंसर मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, ये लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, ये तो मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूं। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से जब मैंने पहला क्वेश्चन देखा तो बिल्कुल क्लियर है कि कोई फ्रीक्वेंसी रिपीट नहीं हो रही है, इसका मतलब हो गया कि ये 12 आ गया मेरा आंसर, 12 के सामने वाला 3, मोड इज इक्वल टू 3। बहुत सिंपल है, बच्चों को समझ में भी आ गया। अब सेकंड की बात करेंगे, अब सेकंड की बात करेंगे तो समझेंगे मेथड ऑफ ग्रुपिंग क्या होता है। देखिए पहली बात तो मैंने आपको बताया कि इसमें बाय मॉडल होता ही नहीं है, अगर यहां भी 12 होता है यहां पर भी 12 होता तो फिर मैं ग्रुपिंग पे अपने आप ही शिफ्ट कर जाता, लेकिन सिर्फ बाय मॉडल होने से ग्रुपिंग पे शिफ्ट करते हैं ऐसा नहीं है। मैंने कहा ना छोटी छोटी बारीकियां है समझना। यहां पर अगर इसकी प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी, अगर इसकी प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी इतनी नियरेस्ट है, बहुत नियरेस्ट है, तो उस केस में भी हम मेथड ऑफ इंस्पेक्शन को मना कर देंगे और ग्रुपिंग पे शिफ्ट कर जाएंगे। अब सर ये क्या बातें बोल रहे हो आप, समझ नहीं आया? चलो समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा एग्जांपल आपके सामने देखो, बाय मॉडल तो ये भी नहीं है, बाय मॉडल तो यहां पॉसिबल ही नहीं है, मैंने कहा ना पॉसिबल ही नहीं है यहां पर, है ना, बाय मॉडल की कंडीशन ही नहीं बनने वाली। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि फ्रीक्वेंसी को देखिए, ये है 12 और इसके नियरेस्ट, इसकी प्रीसीडिंग मतलब इसके नियरेस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, जो सबसे नजदीक है वो है 7, इसके नियरेस्ट फ्रीक्वेंसी आपके सामने यहां पर लिखा हुआ है 7। तो वैसे तो इसका कोई एक डायरेक्ट मेथड नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी एक जरूर डिजिट दूंगा जिस डिजिट की वजह से आप क्वेश्चन कर पाएंगे। लेकिन अलग अलग बुक्स के अंदर उस डिजिट्स में थोड़ा सा जो है डिफरेंस है, वो डिफरेंस भी समझाऊंगा, सारी बातें क्लियर करूंगा, आपको कोई भी डाउट नहीं छोड़ूंगा, है ना, ध्यान रखिएगा बस। मैंने कहा ये 7 है, 7 का 90% निकालिए। सर ये क्यों निकाल रहे हैं, पहले निकाल तो लीजिए। 7 का 90%, 7 का 90%, 90% इसे कहते हैं भैया 7 मल्टीप्लाई बाय 90/100। सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 7 9 7 63 63/10, और जब सॉल्व करेंगे तो 6.3 आएगा। 7 का 90% आया 6.3। क्या ये बात समझ में आती है? समझ में आती है। अब जरा देखो, सॉरी 7 का निकाल दिया मैंने, ओह शिट, 7 का नहीं निकालना था मुझे, 12 का 90% निकालना था बेटा। किसका परसेंट निकालना है? 12 का, 12 का 90%। ये थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने, है ना, ये मैंने 7 कर दिया है, एक्चुअली 12 का करना था। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का 90% निकालना है, ठीक है ना। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 12 थी, उसका 90% निकालने कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा आपके पास 12 निमे। 12 निमे कितना होता है? ये होता है 108/10। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 10.8। हाँ अब से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का, मैं फिर से रिपीट करूंगा, सॉरी मेरे से गलती हो गई, मैं दोबारा से बोल देता हूं इस बात को, अभी जो मैंने बोला उस बात को आप मैनेज कर लेना बेटा प्लीज। तो पहले मैं बता रहा था कि 7 का नहीं, प्रीसीडिंग का नहीं, किसका? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का। क्या? 90%। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का 90% कितना आया? वो आया 10.8। अगर मेरे पास फ्रीक्वेंसी जो प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी है, जो इसकी नियरेस्ट फ्रीक्वेंसी है, क्या वो 10.8 है? क्या वो 10.8 है? क्या नहीं है। अगर मैं आपको देखता हूं, यहां पर 7 है, वहां 10.8 है, अगर यहां 10.8 या 10.8 से बड़ी संख्या, यहां 11 हो सकता था, यहां 10.9 हो सकता था, यानी कि अगर इसकी प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी है वो 90% से बड़ी दिख जाए तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन फेल हो जाता है। रिपीट कर रहा हूं, दोबारा से बता रहा हूं, देखिए पहला क्वेश्चन है, आपने मेथड ऑफ इंस्पेक्शन लगाना है, लेकिन पहले क्या करना है? पहले किसी भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का 90% निकालना है। निकालने के बाद आंसर आया 10.8। अब आप देखेंगे सर 12 तो है, ठीक है, होल्ड कर लिया 12 को, उसके अलावा कोई भी जगह यहां से लेकर यहां तक कोई भी फ्रीक्वेंसी, क्या 10.8 या उससे बड़ी संख्या है? अगर नहीं है तो फिर इस पर ग्रुपिंग मेथड नहीं एप्लीकेबल हो रहा है, इस पर जो है मेथड ऑफ इंस्पेक्शन एप्लीकेबल हो रहा है, और वो बहुत सिंपल है, डायरेक्ट देख के बता दो, इसके सामने वाला मोड है। अगर मेरी बात समझ नहीं आई, वापस थोड़ा सा रिपीट करो और समझ लो, ठीक है। इस पर देखते हैं, इस पर देखेंगे तो समझ में आएगा क्या मेथड ऑफ इंस्पेक्शन लग रहा है या ग्रुपिंग मेथड लग रहा है। तो मैंने कहा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है इसमें, देखो जरा गौर से, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी दिखी मुझे 24,
अब क्या करना है सर, अब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने वाले को क्या मोड बोल देंगे, क्या इसका आंसर 63 आ जाएगा, चेक कर लेते हैं, क्या पता आ जाए। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन तो यही कहता है, क्या पता ये ग्रुपिंग से हो, तो चेक करते हैं कैसे, इसका 90% निकालेंगे। 24 का 90% निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे भाई, 0 से 0 कैंसिल, 9 36 का 6 हासिल के 3, 9 कम 9 दूनी 18, 19 20 21 और 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो कितना आया आंसर 21.6, 21.6। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब जरा चेक करो, क्या 21.6 या उससे बड़ी संख्या क्या कहीं दिख रही है आपको? हाँ सर मुझे तो दिख रही है, 21.6 से बड़ी संख्या मुझे दिख रही है सर, और वो है 22। तो इसका मतलब ये सेकंड वाला जो केस मैंने लिखा है आपके लिए, वो इसलिए लिखा था कि ये मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से नहीं होगा। क्या बात क्लियर हो रही है आपको? बिल्कुल सिंपल है। देखो ये चीजें आपको किताबों में नहीं मिलेंगी, ये चीजें आपको डायरेक्टली कोई टीचर समझाएगा अपने अनुभव से कि हम कैसे पहचाने मोड क्या बनेगा। तो ये मेथड ऑफ इंस्पेक्शन का क्वेश्चन नहीं हुआ, ऊपर वाला मेथड ऑफ इंस्पेक्शन का क्वेश्चन हुआ। करना क्या है, फिर से रिपीट करते हैं, थोड़ा इजी करते हैं। देखिए सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है उसका 90% निकालेंगे, 90% निकालेंगे। अगर 90% निकालने के बाद जो आंसर आया या उससे बड़ा आंसर आपको कहीं और मिल जाए, तो इसका मतलब यह हुआ कि वो ग्रुपिंग का क्वेश्चन है। नहीं मिले तो इंस्पेक्शन का क्वेश्चन है, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। देखो आंसर बताओ, क्लियर है बात? चलो अब ये क्वेश्चन मेथड ऑफ इंस्पेक्शन का नहीं रहा, यानी इसका आंसर जो है 63 भी आ सकता है और इसके नियरेस्ट कुछ और भी आ सकता है। मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या आएगा, सॉल्व करके ही पता चलेगा। तो फिलहाल आपको समझ में आ गया। अच्छा इसमें क्या मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि कुछ ग्रुप्स के अंदर थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है बच्चों को देख के, अलग अलग बुक्स के अंदर अलग अलग तरीके से इसको लिया गया है। जैसे अगर आप 10 ईयर सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो उसमें सबका अपना अपना मेथड है, किस फ्रेम ऑफ माइंड से वो सॉल्व करते हैं ये समझ में नहीं आता है। लेकिन ये तो मैं बता सकता हूं कि क्या है कंडीशन। एक्चुअली मोड का मतलब है नियरेस्ट अप्रोच करके आपको एक सेंट्रल वैल्यू निकाल के देना, ये मोड का मेन पर्पस है। तो किसी किसी बुक के अंदर 90%, जो मैंने स्टैंडर्ड क्राइटेरिया लिया है 90%, इससे ज्यादातर बुक्स में सॉल्व होगा। किसी में 85% भी लिया गया है, ये 90 की जगह पर। किसी में अगर लिया गया है तो इसके अंदर 85 की भी मतलब 87 89% तक भी लिया गया है। तो वो हम डिस्कशन नहीं करेंगे कि किस बुक में क्या लिया गया है। आप 90 का स्टैंडर्ड बना लीजिए और क्वेश्चन हो जाएगा आपसे, कोई दिक्कत नहीं। अगर पेपर में कहता है कि ग्रुपिंग बनाना है तो फिर 90 छोड़ दीजिए, डायरेक्ट ग्रुप बनाना शुरू कर दीजिए। अब इस क्वेश्चन को, सेकंड वाले क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, इसको ग्रुपिंग मेथड से करेंगे क्योंकि मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से ये नहीं होगा। मैं इसे रब कर रहा हूं और उसके बाद ग्रुपिंग से करेंगे तो पहले ग्रुपिंग टेबल बनाऊंगा, फिर उसके बाद एनालिसिस टेबल बनाऊंगा। ओके तो जल्दी से इसे देखिए। अब हम सेकंड क्वेश्चन करने वाले हैं ग्रुपिंग मेथड से। अब जब ग्रुपिंग मेथड से भी नहीं होता है तो फिर होता है क्या, फिर उसके बाद एक नया कंडीशन आ जाती है, नया नाम आ जाता है, वो मैं अभी बता दूंगा, लेकिन नाम बता देता हूं। एम्पेरिकल रिलेशनशिप कहते हैं उसे। जब ग्रुपिंग भी फेल हो जाता है तो आ जाता है एम्पेरिकल रिलेशनशिप। अभी उसको भी पढ़ेंगे, अब वो मेथड थर्ड में आता है, बट आज नहीं पढ़ने वाले वो हम इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो जैसा कि स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको दूसरा सेकंड क्वेश्चन कराया था, जिसमें फ्रीक्वेंसी का 90% जब हमने निकाला तो जो संख्या आई 21.6 आई, और उससे बड़ी संख्या मुझे फ्रीक्वेंसी में मिल रही थी यानी कि 22, ठीक है ना, 24 के नजदीक थी वो। तो इतना नजदीक रिलेशन होने के बाद हमने क्या किया, हमने दूसरे मेथड का इस्तेमाल किया जिसका नाम है ग्रुपिंग मेथड। उसमें बनती है ग्रुपिंग टेबल और उसके बाद एनालिसिस टेबल। तो ग्रुपिंग टेबल और एनालिसिस टेबल कैसे बनाते हैं बहुत गौर से देखिएगा, और इसकी जरूरत कब पड़ती है ये मैं समझा चुका हूं। तो देखो सबसे पहला काम क्या करना है, एक्स का डेटा लिखना है और ग्रुप बनाने होते हैं 6। कितने, न ज्यादा न कम, ग्रुप बनाने होंगे सिर्फ और सिर्फ 6 ग्रुप बनाने हैं। पहला ग्रुप तो वो ग्रुप होगा, ये पहला ग्रुप है, वो ग्रुप होगा जो कि फ्रीक्वेंसी है। अब दूसरा ग्रुप कैसे बनेगा, तो दूसरा ग्रुप बनेगा, अब ध्यान से देखिएगा, अगर आपने नजर हटा दी ना तो आपको समझ नहीं आएगा। मैंने कहा दो दो का ऐसे पेयर बनाइए, ऐसे निशान लगाएंगे आप एग्जाम में भी और कॉपी में भी, और क्वेश्चन जो कर रहे हैं निशान लगाएंगे, ऐसे दो दो का पेयर बनाएंगे और इस पेयर बनाने के बाद इसके सामने इसे जोड़ के लिख देंगे, सिंपल है। तो एक अगला ग्रुप बन जाएगा, तो 3 और 7 जोड़ेंगे तो 10 आएगा,
6 और 9 जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा, 20 और 22 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 42, और 24 और 5 जोड़ेंगे तो 29, और 3 और 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4। कितना आसान है। दो दो को जोड़ा, याद भी रखना है, ये आगे एनालिसिस टेबल में इसका इस्तेमाल होने वाला है। फिर उसके बाद ऊपर से एक संख्या को छोड़ देंगे और दो दो का पेयर बनाएंगे। ये वाले दो देखो, आपको उंगली रख के रखनी, ऐसे रखनी है। अगर आप अपनी फिंगर को, अपने लेफ्ट हैंड को यहां पर नहीं रखेंगे ना, तो फिर नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। तो मैंने ऊपर से एक छोड़ दिया और यहां आपको यहां पर इसी के सामने जस्ट अंदाजे से मैंने तीसरा ग्रुप बनाना है। तो ये मैंने ऐसे करके इस तरीके से बनाना है, दोनों को जोड़ना है। 6 और 7 जोड़ेंगे, 6 6 12 13 आ जाएगा, ये तीसरे ग्रुप की लाइन है। फिर उसके बाद नीचे आ जाएंगे बेटा, देखो ये ध्यान से समझना, ये वाला फिर अगली वाली लाइन। तो ये कितना आ जाएगा, इसे जोड़ेंगे तो इसे जोड़ेंगे तो आएगा 29। याद भी रखना है अब ये क्या कर रहे हैं। उसके बाद इसे जोड़ेंगे अगले वाले को, तो क्या आ जाएगा ये 46, इसे जोड़ेंगे इस तरीके से 46। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या जाएगा 5 और 3 8, तो ये हो जाएगा 8। और लास्ट में एक बचना ही है तो उसे छोड़ देंगे। क्या समझ में आया, आपको समझ में आया। पहले ऊपर से स्टार्ट करते हुए चले जाएंगे और दो दो के पेयर बना लेंगे। फिर उसके बाद ऊपर से एक छोड़ने के बाद दो दो के पेयर बना लेंगे। कुछ छूटता है तो छोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। दो दो के पेयर खत्म। अगर मैं दो एक के बाद अब दो को छोड़ता हूं, मान लीजिए मैंने इन दोनों को छोड़ दिया, अब दो दो के पेयर बनाए, तो ये तो रिपीट हो जाएगा ना 15 42। तो ऐसा नहीं करना है। पहला काम दो दो के पेयर, दूसरा काम एक संख्या छोड़ के दो दो के पेयर। तो ये सेकंड, ये आपका सेकंड है, सॉरी ये सेकंड और थर्ड वाला कॉलम बन चुका है। इजी था। अब बचे हैं 3 3 के, आप एक साथ 3 3 की कंडीशन को जोड़ेंगे, यानी कि 3 3 वैल्यूज को, इसको जोड़ेंगे। ऊपर ऐसे उंगली रखिएगा और ये वाला कॉलम बन जाएगा, तीनों को जोड़िएगा। इसे तीनों को जोड़ेंगे तो ऐसे करके एक अंदाजे से अपने लिख दिया कि आप तीनों को जोड़ रहे हो। 3 और 7 10 होते हैं और 6 16 होते हैं। देखो कैसे जोड़ा। फिर इन तीनों को छोड़ के अगले वाले तीन, ये वाले तीन, तो कितना हो जाएगा 20 और ये जाएगा 40, 40 और 2 42, 41 और 51 हो जाएगा बेटा 51। ओके उसके बाद बेटा ये करेंगे, तो ये करेंगे आपके पास क्या है 24 और 29 और 30 32 आने वाला है, इसका आएगा 32। और कुछ जुड़ नहीं सकता 3 3 का। अब एक संख्या ऊपर से छोड़ देंगे, देखो ये वाला छोड़ दिया, और उसके बाद इन तीनों को जोड़ना है, ये एक संख्या छोड़ने के बाद। तो कितना हो जाएगा 6 6 12 और 1 13, 13 और 9 कितने होते हैं 12 22 होते हैं। तो यहां पर अगला नंबर आ गया 22 का, एक छोड़ने के बाद। याद रखना, ये भूलना नहीं है। फिर अगले वाले को करेंगे, अगले वाले को जोड़ेंगे तो ये 3 है, तो कितना हो जाएगा 20 40 60 और 66, 66 आया भाई 66। फिर अगले वाले को जोड़ेंगे, ये आ जाएगा 5 3 8 और 1 9 9 आ जाएगा। कितना आसान जा रहा है, बहुत सिंपल है। उसके बाद ऊपर से एक और एक दो, दो छोड़ देंगे। पहले एक छोड़ा, अब कितने छोड़ेंगे, दो संख्या छोड़ेंगे बेटा, ये दो संख्या। तो अभी ये तीनों को जोड़ेंगे, कितना आएगा, ये आ जाएगा 6 9 और 20 जोड़ेंगे तो कितना आ गया, ये आपके पास आ गया 9 और 6 15, 15 और 35 35 आएगा 35। इसके नीचे लिखेंगे। उसके बाद इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 2 40 और 46 और 5 51 आने वाला है 51। और कुछ नहीं जुड़ रहा है, देखो दो ही संख्या बची तो छोड़ देंगे। तो मेरे हिसाब से ग्रुपिंग बनानी आपको आ गई होगी। अगर आपको अभी भी ग्रुपिंग नहीं आई है तो मैंने कहा है वापस जाइए, थोड़ा सा पीछे करिए और दोबारा से खुद से बनाइए। अब इस ग्रुपिंग को हम एनालिसिस टेबल में रखने वाले हैं। कैसे रखने वाले हैं समझते हैं। पहला ग्रुप आप देखोगे कैसे बनाते हैं एनालिसिस टेबल। ग्रुपिंग टेबल तो बता दी 6 तक ही कॉलम बनाने होते हैं। एनालिसिस टेबल कैसे बनाते हैं, आप 6 तक के कॉलम इस तरीके से लिखेंगे और उसके बाद आप लिखेंगे सारी संख्याएं, जितनी भी संख्याएं दे रखी थी, एक्स की वैल्यू सारी की सारी लिख दी। अब आप पहले ग्रुप पे चलेंगे। पहले ग्रुप में ये आ गए, पहले ग्रुप में आप देखेंगे कि अगर मैं पहले ग्रुप में देखता हूं तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, आपने कहा सर सबसे बड़ी संख्या 24 है। पहले ग्रुप में सबसे बड़ी संख्या क्या है 24। अब 24 के सामने क्या है भाई, 24 के सामने क्या दिख रहा है, इसको देखेंगे 63। तो पहले ग्रुप में आप 63 के नीचे ऐसे राइट का निशान लगा दीजिए कि भैया पहला ग्रुप तो हमारा हो। कितना आसान है। उसके बाद दूसरे ग्रुप पे चलते हैं। दूसरे ग्रुप में सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या 42 सर दिख रही है मुझे साफ साफ, है ना। एक से ज्यादा संख्या भी दिखती है तो दो बन जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 42 बना किससे था, 42 इन दोनों को जोड़ के बना था। अब इन दोनों के सामने कौन सी संख्या है, इन दोनों के सामने आप संख्या देख सकते हो 61 और 62। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, इन दोनों से जोड़ के 42 बना था, इसलिए इन दोनों के सामने वाले x की वैल्यू को देखेंगे 61 और 62। तो सेकंड ग्रुप में आप जाएंगे इधर 61 के नीचे आ जाएंगे और 62 के नीचे राइट, दो साइन लगा देंगे राइट के, बाकी को डैश छोड़ दो या कैसे भी कर दो आपकी मर्जी। तीसरे पर चलते हैं, तीसरे पर चलते हैं ना, ये तीसरे पर यह आ गया। तीसरे कॉलम में चलेंगे, सबसे बड़ी संख्या क्या है
46। ऐसा भी हो सकता है, यहां भी 46, यहां भी 46, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों लेंगे, दोनों आएंगी तो दोनों लेंगे। यहां पर फिलहाल 46 है। 46 किससे बना था भाई? अब ये समस्या है, 46 ये वाला एरो दिख नहीं रहा कहां से बन रहा था, तो हम वापस अपने उसी मेथड पे जाएंगे। तीसरा वाला कॉलम कैसे बना था? पहला वाला कॉलम कैसे बना था? दो दो का जोड़ के। ये सेकंड वाला कॉलम दो दो का जोड़ के, फिर एक को छोड़ा गया था, फिर उसके बाद ये तिहरा आया था। ऐसे उंगली रख के ही चेक करेंगे बेटा, ये तिहरा आ गया, फिर इन दोनों को जोड़ा था, ये 29 आया था, फिर इन दोनों को जोड़ा था, ये 46। तो किन दोनों को जोड़ा था? इन दोनों को। तो इसके सामने कौन सी संख्या है? इसके सामने 62 और 63 है। तीसरे वाले कॉलम में जाएंगे ऐसे, और 62 ये रहा और 63 ये रहा, साइन लगा देंगे, सिंपल, सही है ना। उसके बाद चलेंगे चौथे कॉलम में, सबसे बड़ी संख्या 51 दे रखी है। 51 बना कैसे था जरा सोचो, चौथा कॉलम कैसे बना था? इन तीनों को जोड़ा था मैंने। कैसे जोड़ा था मैंने? इन तीनों को जोड़ा था तो आया था आपके पास 16, फिर इन तीनों को जोड़ा था तो आया था 51। तो मेरे को तो 51 चाहिए, तो यानी तीनों का जोड़। तीनों का जोड़ मतलब कि ये संख्या और ये संख्या 60, 61, 62। तो ये चौथे कॉलम में आएगा मेरे सामने 60, 61, 62। क्लियर है? देखो सामने सामने लिखा है मैंने, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो। ओके, नेक्स्ट पांचवें कॉलम में क्या दे रखा है भैया? 66 दे रखा है। ये कैसे बना था? तो देखो ऊपर से एक संख्या छोड़ी गई थी, इसे मैं मिटा देता हूं। ऊपर से एक संख्या छोड़ी गई थी और ये तीनों को जोड़ा था, ये तीनों को जोड़ा था तो 22 आया था, फिर इन तीनों को जोड़ा था तो 66 आया था, फिर इन तीनों को जोड़ा था तो 9। तो इन तीनों को जोड़ा है तो कौन कौन सी संख्या भैया? 61, 62, 63। साफ साफ दिख रहा है। इसमें आ जाएगा आपके पास चौथे कॉलम में, ये आपके पास पांचवें कॉलम में 61, यहां नीचे लेके आते हैं 61, 62, 63, सीधा सीधा राइट का निशान लगा दिया। अगले पे चलेंगे तो अगला नंबर क्या है आपके पास? 51। 51 कैसे बना था? ऊपर से दो संख्याएं छोड़ी थी। कितनी संख्या छोड़ी थी ऊपर से? ऊपर से दो संख्या छोड़ी थी, 1 2। तो ये तीनों को जोड़ा था, देख सकते हो तीनों को जोड़ा था, 35 आया था। उसके बाद अगला नंबर इन तीनों को जोड़ा था तो 51 आया था, इन तीनों को जोड़ने पे। तो इन तीनों को जोड़ने पे आया था, तो इसके सामने वाला 62, 63 और 64। तो आप देखेंगे यहां पर आ गया आपके पास 62, 63, 64 और खत्म। इतना आसान है बस। ये देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा बच्चों, लेकिन मैंने कहा है ना, मेरे साथ जो भी स्टूडेंट जुड़ेगा उसे कभी कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं दिखेगी, कभी भी नहीं दिखेगी। और अगर आपको कोई ऐसी बात जो मैं नहीं समझा पाया हूं, या फिर आपको लगता है कि ओवरलैप कर गई है या रैपिडली बहुत ज्यादा हो गई, तो आप वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं, रिपीट करके दोबारा से देख लें, या कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, सर ये चीज समझ नहीं आई मुझे। वैसे मैक्सिमम मैं कोशिश करता हूं कि मेरे स्टूडेंट को मेरी कही हुई एक एक बात समझ में आ जाए, इसलिए मैं बार बार रिपीट करके सिखाता हूं। फिलहाल आपको समझ में आ गई होगी, ये मान के चलते हैं, तो क्वेश्चन भी हो गया है। इसमें कोई संख्या नहीं, इसमें कोई संख्या नहीं, इसमें कोई संख्या नहीं। 60 के पास देखेंगे तो एक नंबर आया, एक टिक लगा है। 61 के पास 1 2 3 टिक लगा है। 62 के पास 1 2 3 4 5 टिक लगा है। उसके बाद 63 के पास 1 2 3 4 टिक लगा है, और इस पे लगा है 1। बाकी पे कोई टिक नहीं लगा, लिखने की भी जरूरत नहीं है। अदरवाइज कहीं बुक में देखा होगा डैश करके लिख देते हैं, वो डैश हम लिख नहीं रहे, डैश भी कोई लिखे हम। सबसे बड़ा ये फ्रीक्वेंसी आई है 5, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी किसकी है? वो फ्रीक्वेंसी वो है 62 की। तो मोड इज इक्वल टू आ गया 62। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन क्या बता रहा था आपको, जरा सोचिए। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन कह रहा था कि मोड जो है वो आएगा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, इतना ही तो था 24 के सामने 63। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन कह रहा था कि मोड 63 है, लेकिन ग्रुपिंग मेथड ने कहा नहीं, मोड 63 नहीं है, मोड 62 है। ये सही है, बात समझ में आ गई। मेथड ऑफ ग्रुपिंग समझ में आ गया आपको? अच्छा, अभी इसके बाद एक और मेथड का नाम मैं बता देता हूं, उसे मैं इस वीडियो में तो अभी कवर नहीं करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में जरूर कवर करूंगा मैं। इसके बाद पार्ट सेकंड जरूर आएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें बताया गया है इंपेरिकल रिलेशनशिप। पहले थ्योरिकल थोड़ा बताऊंगा, फिर थोड़ा सा ग्राफ बताऊंगा, देन उसके बाद उस मेथड पे जाऊंगा। बट यहां पर मैं उसको इंट्रोड्यूस जरूर करूंगा, और वो नाम है एम्पेरिकल रिलेशनशिप। एम्पेरिकल रिलेशनशिप क्या होता है बेटा? एम्पेरिकल रिलेशनशिप कब यूज होता है? जब ग्रुपिंग मेथड फेल हो जाता है, तो एम्पेरिकल रिलेशनशिप आता है। ये क्या होता है, इसको नेक्स्ट वीडियो में थ्योरिकली प्रॉपर समझाया जाएगा। फिलहाल, और फिर न्यूमेरिकल भी कराएंगे। फिलहाल एम्पेरिकल रिलेशनशिप में एक रूल याद कर लीजिए, मोड इज इक्वल टू होता है, मोड इज इक्वल टू होता है 3 मीडियन -2 मीन।
कई बच्चे कहते हैं सर ये क्या लग रहा है, कहां से आया है ये रूल? तो ये रूल रटना नहीं है, साथ साथ समझना भी है। ये कब लगाया जाता है? ग्रुपिंग मेथड इस्तेमाल करके एनालिस्ट टेबल पे आ गए, यहां पर भी 5 लिखा है, यहां पर भी 5 लिखा है, दोनों पे 5 लिखा है, यहां पर भी 5 लिखा हुआ मान लीजिए। और मैंने कहा था कि इंडिविजुअल सीरीज में बाय मॉडल होता है, डिस्क्रीट में तो बाय मॉडल होता ही नहीं है ना। लेकिन अगर आपके पास यहां भी 5 आ जाए, यहां भी 5 आ जाए, दोनों में ग्रुप 5 आ जाती है, टिक यहां 5 लगाओ, यहां भी एक टिक लगा देता और 5 हो जाता, तो बेटा यहां पर फिर दिक्कत आ जाती। 62 मोड रखे हैं 63, तो उस केस में हम मेथड एम्पिरिकल रिलेशनशिप के पास जाएंगे और मोड निकालेंगे। कैसे निकालेंगे सर? ये मेरे पास x का डेटा है, ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी f का डेटा है, इन दोनों से पहले मीडियन निकालेंगे, फिर मीन निकालेंगे, फिर इस रिलेशनशिप में रखेंगे मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, और सॉल्व करके जो आंसर आएगा दैट इज मोड। आपको थोड़ा हेक्टिक लग रहा होगा ना, यार इतना बड़ा कौन करेगा? भाई मैं करूंगा इतना बड़ा, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन मैं करूंगा, इसलिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको देखना है और देखते ही सीख जाना है। अगर एग्जाम में आएगा तो आपके मार्क्स आ जाएंगे, सिर्फ मेरी बात को, क्योंकि मीडियन निकालना आपको आता है, मीन निकालना आता है, सिर्फ और सिर्फ मेरा क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा, हाँ सर ने बताया था और क्यों लगा है ये रीजन भी बताया था। ओके, नाउ आप चलते हैं डिस्क्रीट सीरीज के पास और फिनिश कर देते हैं कंटिन्यूअसली, सॉरी अब चलेंगे हम कंटिन्यूअसली सीरीज के पास, और कंटिन्यूअसली सीरीज में एक क्वेश्चन और न्यूमेरिकल कराऊंगा। इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होगा, बहुत गौर से देखिएगा, एक फॉर्मूला यूज होने वाला है, ठीक है। और उसके बाद आज की वीडियो फिनिश हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो कराऊंगा, उसमें थोड़ा सा इससे एडवांस स्किल होगा, ज्यादा एडवांस है नहीं मोड में, थोड़ा एडवांस होगा, उसे जरूर देखिएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हम पहुंच गए हैं आज के वीडियो लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन के पास। ये क्वेश्चन है जिसका नाम जो है कंटिन्यूअसली सीरीज का क्वेश्चन है। ये कंटिन्यूअसली सीरीज में मैंने 2 बातें लिखी हैं आपके लिए, ये ध्यान से समझनी है। ये इसकी प्रॉपर्टीज कह सकते हो या इसकी कंडीशन कह सकते हो कि इसके बगैर ये कंडीशन फॉलो नहीं होगी। जैसे पहली कंडीशन ये है कि जो भी सीरीज क्लास इंटरवल की है वो एक्सक्लूसिव टाइप क्लासेस होनी चाहिए। अब मैंने एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताया था, जब मैंने आपको मीडियन कराया है, तो मीडियन की टाइप सेकंड आपको अगर नहीं पता है, अगर आपने नहीं देखा है एक्सक्लूसिव सीरीज क्या होती है, तो मीडियन टाइप सेकंड वाली वीडियो को सर्च करें और आपको दिख जाएगा, मेरे प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा आपको। तो आपको यहां पर एक्सक्लूसिव टाइप सीरीज समझ में आएगी। लास्ट में बताया मैंने इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव कैसे बनाते हैं। तो या तो ये एक तो ये एक्सक्लूसिव टाइप सीरीज होनी चाहिए। क्या होता है एक्सक्लूसिव टाइप सीरीज? ये 8 पे यहां पर फिनिश है, 0 से 8, और यहां 8 से ही शुरू है। ये 16 पे यहां खत्म है और ये 16 से ही स्टार्ट है। यहां 24 पे फिनिश है, 24 से ही जो है स्टार्ट है। इसका मतलब ये एक्सक्लूसिव सीरीज है। इंक्लूसिव सीरीज कैसे होती है? यहां पर 7 पे एंड हो जाता, यहां होता है 0 to 7, और यहां स्टार्ट होता है 8 to 15 या 16 जो 15 होता, फिर यहां 15 पे एंड हो जाता है, यहां 16 to 24। तो मतलब लाइक इन दोनों के बीच में गैप होता, तो उसे इंक्लूसिव सीरीज कहते हैं। उससे पहले एक्सक्लूसिव सीरीज बनाना होता है। फिलहाल पहली कंडीशन एक्सक्लूसिव टाइप सीरीज होनी चाहिए। दूसरा, यूनिफॉर्म क्लासेस होनी चाहिए। कई बच्चे पूछते हैं सर किसी किसी क्वेश्चन में क्या है, गैप इक्वल नहीं है, क्लासेस यानी 0 से 8 का 8 का गैप है, यहां पर भी 8, यहां पर भी 8। आप घटा के देख लीजिए, आप घटा के देख लीजिए, सब में इक्वल गैप है। अगर इक्वल गैप नहीं है तो आप उसे इक्वल गैप बनाएंगे। जितना भी गैप दे रखा है उसको डिवाइड करके, फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करके उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे और उसके बाद इक्वली डिवाइड करके उसको इक्वल बनाएंगे। ऐसे मैंने एक्सरसाइजेस में क्वेश्चन दे रखे होंगे, तो आप एक्सरसाइज में जरूर जाके देख लीजिएगा, मैंने उसे सॉल्व भी कर रखा है। तो फिलहाल ये फ्रीक्वेंसी है, ये क्लास इंटरवल है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मोड का एक फॉर्मूला लग जाएगा, मोड का एक फॉर्मूला लग जाएगा, और वो फॉर्मूला होता है L प्लस का, उसके बाद F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई बाय H। अब सर ये क्या बातें लिख रहे हो आप? ये मोड का फॉर्मूला है, रट लो, समझ लो, कैसे भी कर लो, ये मोड का फॉर्मूला है। यहां पर F1 क्या है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो आइए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के पास चलते हैं, तो क्या है वो है 24। भाई एक है F1 है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, और एक से पहले 0 आता है, एक के बाद 2 आता है। क्लियर है ना? 0 और 2 तो पता है आपको। तो एक से पहले यहां पर 0 आ जाएगा, एक के बाद यहां पर 2 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया F1, ये आ गया F0, ये आ गया F2,
और बेटा यहाँ पर h की वैल्यू क्या है सर, इन दोनों का गैप, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसका गैप, हालांकि इक्वल ही होते हैं सारे, तो ये गैप होगा तो h की वैल्यू आ जाएगी 32 माइनस 24 यानी कि 8। उसके बाद L क्या है सर, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसी में लोअर लिमिट को L कहते हैं, तो L की वैल्यू आ गई 24। सारी बातें समझ में आ रही है, बिल्कुल क्लियर भी हो रहा होगा ये आपके सामने। लेकिन यहां पर एक पेज है, यहां पर पेज क्या है, वो ये है कि सबसे पहले हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का 90% निकालेंगे, एज यू नो, जैसे डिस्क्रीट में करा वैसे इसमें भी यूनि मॉडल ही होता है, इसके अंदर बाय मॉडल नहीं होता है, सेम कंडीशन। तो आपके सामने दे रखा है 24 और 24 का 90% निकालेंगे स्टूडेंट, तो आ जाएगा कितना, 9 चौक 36 का 6 हासिल करती 9 दूनी 18 19 20 21 यानी कि 21.6। क्या आपको 24 को छोड़कर कहीं पर भी 21.6 या इससे बड़ी संख्या दिख रही है, कहीं पर भी है? नहीं सर, कहीं पर नहीं है। इसका मतलब ये क्वेश्चन इस वाले मेथड से हो जाएगा, ये मेथड ऑफ इंस्पेक्शन तो नहीं है, ये आपको एक स्पेसिफिक मेथड को इंट्रोड्यूस कराने को बता रहा है, लेकिन इसी से सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए यहां पर मेरे को 21 पॉइंट है, यहां मान लीजिए यहां पर मेरे को 22 लिखा हुआ मिल जाता, या यहां लिख जाता है ना, 23 लिखा हुआ मिल जाता, 23 लिखा हुआ मिल जाता, तो फिर मेथड ऑफ इंस्पेक्शन यानी कि इस डायरेक्ट मेथड से हम नहीं करते, हम किससे करते, हम ग्रुपिंग से करते। ग्रुपिंग में भी अगर इक्वल आ जाता तो हम ग्रुपिंग से ना करके इंपेरिकल रिलेशनशिप से करते। एक क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं अगले वीडियो में क्लास इंटरवल का, जो कि इंपेरिकल रिलेशनशिप से होगा, यानी उसमें मीडियन भी निकालूंगा, उसमें मीन भी निकालूंगा और फिर मोड निकल के आएगा। कैसे होगा वो अगली वीडियो में ही पता चलेगा। फिलहाल आज की वीडियो में हम इसे फिनिश कर देते हैं, तो बहुत इजी है हमारे सामने, ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। तो मोड इज इक्वल टू हो जाएगा, इज इक्वल टू L की वैल्यू है 24, सीधा सीधा रखिए 24 प्लस का F1 की वैल्यू है 24, ये भी 24 ही है जी, और उसके बाद आपके सामने क्या हो जाएगा 24, ये भी है, ठीक है। जीरो की वैल्यू है आपके पास 16, देख सकते हो 16 लिखा है, 2F1 2 इंटू में 24 माइनस का जीरो की वैल्यू आपके सामने 16 है, माइनस का 2 की वैल्यू आपके सामने 15 है, और इनटू में h की वैल्यू आपके सामने 8 है। सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा 24 प्लस का, इसे घटाएंगे तो आएगा आई थिंक सो 8, तो ये 8 आ जाएगा आपके सामने, है ना, 4 4 8। उसके बाद नीचे इसे सॉल्व करेंगे तो 48 माइनस इसे सॉल्व करेंगे 15 दूनी 30 और 31 31 मल्टीप्लाई बाय 8, मल्टीप्लाई करा देंगे तो 24 प्लस का 8 और 8 की मल्टीप्लाई 64, सीधा सीधा मल्टीप्लाई होती है, नीचे मल्टीप्लाई नहीं होती, याद रखना, नीचे अपॉन में 1 लगा दो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, ठीक है ना। कई बच्चे नीचे कर देते हैं इसकी मल्टीप्लाई, नहीं ऊपर ही होगी। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 31, और ये हो जाएगा आपके पास 8 7 17, और 17 से डिवाइड करिए तो कैसे जाएगा, ये 17 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा आपके पास 17 तिया 51, 17 तिया 51 है ना 51, और चलो मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ, 17 से सॉल्व करता हूँ डिवाइड करके, 17 तिया 51 घटाएंगे तो आएगा 3, यहाँ घटाएंगे तो आएगा 1, फिर उसके बाद लग जाएगा पॉइंट, फिर लग जाएगा 0, तो 17 एकम 17, 34 51, और 4 जा 68, 585, फिर उसके बाद 1602, फिर 6 जा 7 7 में जाएगा, तो 7 जा 119 घटाएंगे तो कितना जाएगा इसमें से, यह जाएगा आपके पास 1, 2 में से 1 गया तो 1, और 0 लगा देंगे तो कितनी बार में जाएगा 17 छिके और 102, 17 छिके 102, तो आ जाएगा 6। तो मैंने अंदाजे से ले लिया इतना ही होगा, इसके बाद मैंने ले रहा 3.76, और ये आ जाएगा आपके पास 24, और 4 3 7 2 7.76। स्टूडेंट ये मेरा मोड आ चुका है, मोड का आंसर आ चुका है। अगर आपको स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है, वैसे दिख रहा है, सही है ना, ये साफ साफ स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये मोड का आंसर है 27.76। तो गाइस आपको आज के वीडियो लेक्चर में क्या समझ में आया, आपने मोड जाना और थोड़ा डिटेल भी किया। आपने जाना कि इंडिविजुअल सीरीज के अंदर जब मोड पढ़ते हैं तो इंडिविजुअल सीरीज में एक से ज्यादा फ्रीक्वेंसीज जब रिपीट हो रही होती है, यानी कि वैल्यूज रिपीट हो रही है, तो बाय मॉडल भी पॉसिबल है। लेकिन आपने जाना डिस्क्रीट सीरीज में ऐसा नहीं होता, वहां ग्रुपिंग मेथड लगता है। मैंने ग्रुपिंग मेथड भी सिखाया कैसे होता है, वही सेम ग्रुपिंग मेथड मैं कंटिन्यूअसली सीरीज में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगा, क्योंकि मुझे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पहले एम्पेरिकल रिलेशनशिप बताना है और ये बताना है कि सिमेट्रिक कंडीशन क्या होती है। ये जो मैं हैवी से नाम ले रहा हूं ना, यही क्वेश्चन में आपको दिखेंगे। जब एग्जाम्स आपका आएगा तो एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर में आपको ये हैवी से नाम दिखेंगे, और आप बच्चे कहेंगे सर हमने तो सीधा सीधा बुक्स के अंदर क्वेश्चंस पढ़े हैं
और हमसे पेपर में सॉल्व नहीं हो पा रहा क्योंकि ये नाम तो हमने सुने नहीं। तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो जो कि इस मोड वाले वीडियो का पार्ट सेकंड होगा, जो कि मैं मैक्सिमम कोशिश करता हूं कि अपने जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको मैं अच्छे से पहले डिटेल में बताऊं, फिर उसके बाद वो टॉपिक्स जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है वो कराऊं। साथ साथ मैंने इसकी एक्सरसाइज बनाई है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि प्रॉपर तरीके से कंप्लीट नॉलेज आप तक पहुंचाऊं। आपको कोई बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई टेनियर खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सारा काम मैंने कर लिया है। मैंने आपके जो यूनिवर्सिटीज है उसके टेनियर परचेज करे हैं, उसमें मैंने आपके पहले से भी थे मेरे पास बहुत सारे टेनियर्स, तो जो टेनियर्स मैंने परचेज करे हैं, टेनियर्स का मतलब होता है एक बुक चलती है मार्केट में जिसे हम टेनियर कहते हैं, 10 साल के पेपर। अब तो खैर हालांकि उसमें 10 साल से ज्यादा साल के पेपर भी होते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली वो बुक्स जिसके अंदर जो पीछे आए हुए पेपर है, एग्जाम्स में आए हुए जो सेट करे हुए क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन किसी भी बुक के बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन, अगर आपके पास भी कोई किताब है जो आपके कॉलेज से रिकमेंड की गई है तो वो मुझे शेयर कर सकते हैं आप मेल के थ्रू। मेल मैंने बताया, मेल आईडी आपको यहां मिल जाएगी और मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगी। मेल के लिए मैंने ये भी बताया कि अगर कोई बच्चा जो कि बीकॉम ऑनर्स का कोर्स नहीं कर रहा है, इस वीडियो को तो मैं वही कवर कर रहा हूं। अगर नहीं कर रहा है और कोई कोर्स कर रहा है, बीबीए का कोर्स कर रहा है या फिर बीसीए का कोर्स कर रहा है या फिर मैथ से रिलेटेड कोई सी भी ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री का कोर्स कर रहा है, चाहे आप बीटेक में हो, एमटेक में हो, कोई भी कोर्स कर रहे हो, मैंने वो सारी क्लासेस पढ़ाई हुई है। मैं आपके लिए स्पेसिफिक कोर्स डिजाइन कर सकता हूं, जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं कि आपके सहयोग से ही ये कोर्स बेटर बन पाएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो पाएगी, आपके मार्क्स अच्छे आ पाएंगे। तो आपको थोड़ा सहयोग मेरा करना पड़ेगा, उसमें बस इतना काम करना है कि अगर आप कोई भी चीज जो पढ़ रहे हैं, अगर आप उससे इंटरेक्ट कर लेते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा और आपको आपके स्टैंडर्ड का जो आपका प्रॉपर कोर्स है वो मैं बना के दे सकता हूं। तो होप सो कि आपको ये बातें समझ में आती हैं, क्वेश्चन समझ में आते हैं, और अगर नहीं समझ में आते तो आप मुझसे इंटरेक्ट करें। अगर इंटरेक्ट करेंगे तो मैं इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल आज की क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास टाइप सेकंड पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, जरूर देखिएगा, ठीक है ना। आज की क्लास को फिनिश करते हैं, बाय बाय गाइस।